Audible? All right. All right. So, hello everybody and welcome to the session. Welcome to lecture number 9, the last lecture of our chapter electrochemistry. Please let me know in the chat box, am I clearly audible and visible to all my students? All clear, all good? एक बार मैं चेक कर लेती हूँ फटाफट से. ऑल क्लियर, ऑल गुड. अच्छा, ओ ओके 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 ओके. केमिकल काइनेटिक्स लग गया क्या? ठीक है कोई नहीं यार. ओके 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 ओके, जस्ट अ सेकंड. केमिकल काइनेटिक्स लग गया ये. कोई दिक्कत नहीं यार, अभी सही करवा देंगे. इस क्लास के बाद सही करा देंगे. हाय एवरीवन, गुड इवनिंग. कैसे हैं हमारे सारे बच्चा लोग? आई गेस आपका आज का टॉपिक जो है वो केमिकल काइनेटिक्स गलती से लग गया. कोई बात नहीं यार, इस क्लास के बाद इसको मैं अपडेट करवा दूंगी. फिलहाल कैसे हो आप लोग? वापस से 2 दिन बाद. हाँ, हाय हाय हाय, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन. चैप्टर 3 नहीं, चैप्टर 2 ही है. ठीक है. ऑडिबल एंड विजिबल. चैट्स भी प्राइवेट हो गए ना. कैसा लग रहा है तुम्हें सरप्राइज? तो कैसा लगा आपको ये सरप्राइज? आई होप अच्छा लगा होगा ना. चलो, all good. Chalo, perfect. Hi everyone, I hope you all are doing good and you all are मतलब रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट. सब कुछ रिवाइज करके आते होगे है ना. क्लास में आने से पहले 15-20 मिनट डेडिकेटेडली केमिस्ट्री को दिए होंगे तुमने, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ. बाकी तो जैसा आपने किया है वो तो मैं बोल ही नहीं सकती है ना. जो तुम सच में करते हो वो मैं नहीं बता सकती है ना. चलो, सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से रिवीजन करके आए होंगे. लास्ट सेशन में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑलमोस्ट पूरा पढ़ लिया. बहुत सारे बच्चों ने थ्रू आउट द सेशन ऐसा भी बोला, किसी टॉपिक में बोला कि यार ये टॉपिक अच्छे से नहीं आया, वो टॉपिक नहीं आया, या मैम हमें अच्छे से याद ही नहीं हो रही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की चीजें, क्योंकि चैप्टर लेंदी है तो हमें थोड़ा कम चीजें याद रह रही है, भूल जा रहे हैं. बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे डाउट्स है. नो वरीज, क्योंकि आज के सेशन में हम पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिकैप करने वाले हैं. 25, 20, 30 जितने भी मिनट्स लगे, हम कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिकैप करने वाले हैं यार. क्या करूं मैं इस आदत का. हाँ, चलो, ऑल गुड, वेरी गुड. तो चैट साइट्स प्राइवेट हो गई ना. अरे सही हो जाएगा, टॉपिक का नाम सही हो जाएगा. ठीक है, चलो, ऑल गुड. होमवर्क वाले क्वेश्चंस तो इसमें नहीं है. मैं, अरे तुम टेंशन मत लो, वो फेराडे लॉ वाला क्वेश्चन तुमको मैम कराएंगी. तुम्हारा टीचर तुमको सब पढ़ाएगा. तुम टेंशन मत लो. आपको कल हमारा डाउट सेशन है ना, तो उसमें हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे. डोंट वरी. ठीक है, चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. आज हमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है इसमें, बैटरीज, जो मोस्टली लर्निंग कॉन्सेप्ट है. आपको याद करना पड़ेगा थोड़ी चीजें इसमें. बाकी जो इसमें ऊपर का है मैं आपको पूरा समझा दूंगी. ठीक है, बस कोशिश करना है इस क्लास के बाद इस पीपीटी को खोलना. 5-6 पेजेस है मैक्सिमम इस वाले टॉपिक में, 6-7 मैक्सिमम बहुत मैक्सिमम पेजेस होंगे. ठीक है, बहुत थोड़ा लिखा हुआ है, उसको एक बार रिकैप कर लेना, रिवाइज कर लेना बस. ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बैटरीज की. ठीक है, ऑल गुड ना? वॉइस मैं फोन हटा दूं, साइड रख दूं मैं फोन. चलो, वेरी गुड. तो बात करते हैं बैटरीज की. बैटरीज जो होती है, जैसे बहुत सारे सेल्स होते हैं ना, अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं. कुछ सेल इसमें लगा होगा, एक सेल है ना, एक सेल इसमें होगा. अच्छा, एक सेल इस स्क्रीन का होगा, एक सेल उसमें लगा होगा. बैटरी जो हम बात कर रहे हैं उसमें लगी होगी. जो हमारे पास फोन है ना, मोबाइल फोन्स वगैरह हम यूज कर रहे हैं, गाड़ी में कोई बैटरी लगी होगी. तो जो बैटरी है, इसका पूरा जो काम है, इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी सेल्स इसके अंडर हमें पढ़ना होता है. तो हम वही कॉन्सेप्ट लेके आते हैं. बैटरीज 2 टाइप की होती हैं. इसमें जो सेल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, या तो प्राइमरी या तो सेकेंडरी. सेल का काम समझो. सेल का काम हमेशा एक ही काम होता है, और वो होता है कि सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चीजों को कन्वर्ट कर रहा होता है, केमिकली रिएक्ट करता है और इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन करके दे रहा होता है. जैसे हमने वॉच पहनी होती है ना, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, घड़ी में सेल डाला हुआ है, वो सेल केमिकली रिएक्शन हो रही है उसके अंदर, और वो क्या कर रहा है, वो कन्वर्ट कर दे रहा है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. अच्छा, अगर हम घड़ी के सेल की बात करें तो सबको पता है एक बार वो खराब हो गया तो उसको चेंज करना पड़ता है ना. वही हम जब बात करते हैं फोन की बैटरी की, है ना, वो भी तो कोई सेल है, वो भी तो कोई बैटरी है. पर क्या हम पूरा फोन बदलते हैं? हाँ, कई लोग कर भी देते हैं ऐसा, बट एक्चुअली में तो हम उसको चार्ज करते रहते हैं. टाइम टू टाइम हम तो फोन अपना चार्ज करते रहते हैं, है ना, क्योंकि वो रीयूजेबल होती है. तो इसी तरीके से 2 टाइप के सेल होते हैं. एक होता है हमारे प्राइमरी सेल, एक होता है हमारे पास सेकेंडरी सेल. प्राइमरी सेल वो सेल होते हैं, जैसे आपने घड़ी में जो सेल डाल रखा है, जो इस रिमोट में सेल होगा, है ना, इसे आप बोलते हो प्राइमरी सेल, क्योंकि दे कैन बी रिचार्ज्ड, दे आर रीयूजेबल. हम उन्हें वापस से इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें हम रिचार्ज भी कर सकते हैं. वही जब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल की, तो सेकेंडरी सेल जो होते हैं हमारे,
वो ऐसा काम नहीं करते, मतलब वो बाकी तो सारा बैटरी जैसा काम कर रहे हैं, पर यहाँ पे आप इसे रिचार्ज कर लेते हो, सॉरी, और साथ ही साथ इसको रीयूज कर लेते हो, लेकिन इन्हें हम नॉन रीयूजेबल बोलते हैं, मतलब हम इन्हें यूज नहीं कर सकते बाद में, ठीक है, एक बार खराब हो जाता है तो खराब ही हो जाता है। चलो भाई, तो पहला आता है हमारे पास प्राइमरी सेल, समझ गए, बैटरीज दो टाइप की हमें पढ़नी है, एक प्राइमरी सेल, एक सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल वो सेल होंगे जिसमें हम बोलेंगे कि इनको हम रीयूज नहीं कर सकते, नंबर वन। नंबर टू, हम क्या बोल रहे हैं, एक तो हम इन्हें रीयूज नहीं कर सकते, है ना भाई, एक बार खराब हो गए तो हो गए। दूसरी बात, दे आर नॉन रिचार्जेबल, हम इन्हें रिचार्ज भी नहीं कर सकते। भाई जब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल की, तो हम ये दोनों ही काम वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेल में हमें दो सेल पढ़ने, एक है लेक्लांचे सेल, एक होता है हमारे पास मर्करी सेल। वहीं जब हम सेकेंडरी सेल की बात करते हैं तो एक होता है लेड स्टोरेज बैटरी और एक होता है निकल कैडमियम का सेल, ठीक है। तो दो दो सब में सेल्स के बारे में हमें पढ़ना है। चलो एक ओवरव्यू ले लिया हमने। रिएक्शन होती है इसमें एक ही बार और इसे हम वापस से यूज नहीं कर सकते। देखो ये क्या बना हुआ है, ये जो इसके अंदर सेल होता है ना, एवर रेडी का सेल, वो सब जो सेल आते हैं, ये वैसा सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस सेल में होता क्या है, इस सेल में भी दो रॉड्स होती है, एक एनोड और एक कैथोड। ऑफ कोर्स एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड में रिडक्शन होता है। एनोड जो होता है वो यहाँ पे जिंक का होता है और जो कैथोड होता है वो मैंगनीज ऑक्साइड का होता है, ठीक है। तो एनोड में क्या किया, जिंक वाली रिएक्शन हो रही होती है। तो बेसिकली ये एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है, इसमें जिंक की रॉड लगी होती है, मैंगनीज ऑक्साइड, कार्बन ब्लैक ये लगा होता है हमारे कैथोड में, ठीक है, ये कैथोड में लगा होता है और जिंक का कप लगा होता है एनोड में, कार्बन की रॉड डली होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेल अंदर से कुछ दिखता है। अब इस सेल में हो क्या रहा होता है, अगर इस सेल की आप रिएक्शन देखोगे तो इस सेल में क्या हो रहा होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड। एनोड में होता है ऑक्सीडेशन जिंक का और कैथोड में होता है रिडक्शन मैंगनीज ऑक्साइड का, MnO2 का, ठीक है। जिंक जो है वो कन्वर्ट हो जाता है जिंक +2 में, जिंक कन्वर्ट हो जाता है जिंक +2 में। वही जो मैंगनीज है MnO2, इसमें मैंगनीज जो +4 के स्टेट में, ये कन्वर्ट हो जाता है मैंगनीज +3 के स्टेट में, यानी कि मैंगनीज का हो जाता है रिडक्शन। और ये है इसकी एक ओवरऑल सेल की रिएक्शन। तो हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है इसका नाम होता है लेक्लांचे सेल। ये जो हम नॉर्मल सेल्स यूज कर रहे हैं इसको हम यहाँ पे बोलते हैं लेक्लांचे सेल। लेक्लांचे सेल कैसे सेल है मैम, ऐसे सेल है जिसमें एक ही बार रिएक्शन होगी, हम उसे रीयूज नहीं कर सकते, ठीक है, दे आर नॉन रिचार्जेबल, ठीक है मैम। नेक्स्ट, इसमें दो रॉड्स होती है, एक एनोड और एक कैथोड। अगर आप एनोड की बात करते हो वहां पे जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, Zn+2 में कन्वर्ट होता है, और जो हमारा मैंगनीज ऑक्साइड है उसमें मैंगनीज रिड्यूस हो रहा होता है, Mn+2+4 से कन्वर्ट हो रहा होता है Mn+3 में, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो जिंक प्लस MnO2 लिख देना, साथ ही साथ क्योंकि अमोनियम क्लोराइड यूज होता है तो उसे लिख देना, बाकी वही सेम, जिंक क्लोराइड बन गया, Mn2O3 बन गया, अमोनिया बन गया और साथ ही साथ बन गया वाटर, ठीक है। तो भाई ये हमारी इसकी ओवरऑल रिएक्शन होती है, ठीक है। इसके नोट्स मैं आपसे यही मतलब मैं तो यही एडवाइस करूंगी, इस क्लास के बाद इसके नोट्स लिखना अभी नहीं, अभी सिर्फ सुनो। क्या इसकी रिएक्शंस याद करनी होगी मैम? यस बेटा, यस बेटा, आपको इसकी रिएक्शंस थोड़ी थोड़ी याद रखनी है, दिमाग में रखनी है, बोर्ड्स में पूछी जा सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी सेल का एक और एग्जांपल होता है, वो होता है मर्करी सेल। ये किसका स्ट्रक्चर बना है, सोचो कौन सा सेल है? ऐसे भयानक से स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, पर ये उतना भयानक है नहीं। ये वाला जो सेल बना हुआ है ये वो वाला सेल होता है जो घड़ी में डलता है, गोल वाला सेल होता है, ठीक है। तो प्राइमरी सेल का सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, एक लेक्लांचे सेल हो गया, दूसरा होता है मर्करी सेल, इसे आप बोलते हो मर्करी सेल, ठीक है। यहाँ पे भी सेम कहानी होगी, इसे भी आप रीयूज नहीं कर सकते, है ना, इसे आप रिचार्ज नहीं कर सकते, ठीक है मैम। लेक्लांचे सेल में क्या होता है, इसमें भी दो रॉड होती है, एक एनोड की एक कैथोड की। पहले स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, एक एनोड की रॉड होती है और एक कैथोड की, देखो नीचे कैथोड लगा हुआ है और ऐसे एनोड की रॉड लगी हुई है, ठीक है। काम वही होगा, एनोड में होगा क्या, ऑक्सीडेशन, कैथोड में होगा रिडक्शन। एनोड बनता है जिंक अमालगम का इसमें और कैथोड बनता है मरकरी ऑक्साइड का, थोड़ा सा वाटर के एडिशन में, ठीक है। तो ये दो कहानी होती है। सेल रिएक्शन क्या होगी मैम इसकी, सेल रिएक्शन क्या होगी, एनोड पे होता है जिंक अमालगम और जो हमारा कैथोड, जिंक अमालगम मतलब जिंक और मरकरी साथ में मिले हुए, ठीक है, और कैथोड में होता है मरकरी ऑक्साइड, ठीक है, HgO वाला ग्रुप होता है। यहाँ पे भी सेम कहानी होगी, जिंक का होता है क्या, ऑक्सीडेशन, और मरकरी का होता है रिडक्शन। देखो जिंक 0 में और यहाँ के जिंक +2 बन रहा है ना, 0 से कन्वर्ट होता है +2 में। इन शॉर्ट जिंक का होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। वहीं जब आप मरकरी को देखोगे तो ये देखो कन्वर्ट हो रहा है +2 से 0 में, है ना, तो ये हो रहा है हमारा कन्वर्जन हो रहा है और इसका हो रहा है रिडक्शन। एंड अगर आप इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखोगे तो जो जिंक अमालगम है, अगर आप उसमें ऐड करते हो मरकरी ऑक्साइड HgO, तो वो बना के देता है जिंक ऑक्साइड प्लस Hg। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई मरकरी सेल की, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कुछ डिफिकल्ट तो लग नहीं रहा होगा, यहाँ तक आसान है। मैं एक बार रिकैप करती हूँ। प्राइमरी सेल हमारे दो टाइप के हैं, कौन कौन से, एक है हमारे पास कौन से, एक है हमारे पास लेक्लांचे सेल, दूसरे हमारे पास मरकरी सेल। लेक्लांचे सेल की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, एक एनोड और एक कैथोड होता है। पहली चीज, दोनों में ही रिचार्जेबल नहीं होते, ये सब फलाना फलाना वाली बात हो गई, ठीक है मैम। लेक्लांचे सेल की अगर हम बात करें उसमें जिंक और मैंगनीज ऑक्साइड होता है, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, MnO2 का रिडक्शन होता है Mn में जाके, ठीक है, MnOOH बन के आता है, ठीक है, यस मैम।
यहाँ पे अगर हम बात करें मरकरी सेल की, जिंक अमालगम एनोड में होता है और कैथोड में यहाँ पे क्या बैठा होता है, मरकरी ऑक्साइड HgO, ठीक है। जिंक का हो रहा होता है ऑक्सीडेशन, मरकरी का हो रहा होता है रिडक्शन, और जैसे ही ये रिएक्शन खत्म हो जाएगी ये सेल चलना बंद हो जाएगा, है ना। ये रिएक्शन हो गई, अब ये सेल खत्म, खराब हो गया, ठीक है। जब तक ये रिएक्शन होती जा रही है ये सेल वर्किंग में है। चलो भाई, अब हम आते हैं सेकेंडरी सेल में, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आते हैं सेकेंडरी सेल में। बेटा ये जो सेल्स है ना, जो सेल्स और बैटरी है ना, ये मैं आपको जितना आपको समझा रही हूँ, जितना आपको बता रही हूँ, इट इज मोर देन इनफ। आप सोचोगे ना कि ये कॉन्सेप्ट क्या 10 ही मिनट का था, ये कॉन्सेप्ट 5 ही मिनट का है। अगर मैं आपको 10 मिनट समझा रही हूँ, मोर देन इनफ। आप इसको क्लास के बाद जाके बस नोट कर लेना एज इट इज, और एक दो बार रिवाइज करना, आपको ये चीजें अच्छे से याद भी हो जाएंगी। इसकी रिएक्शंस हमें थोड़ा याद करनी पड़ती है, हमें पता होना चाहिए कौन से सेल में क्या यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लर्निंग पर्सपेक्टिव का है, बट फिर भी मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर मैं नहीं यहाँ बोलूंगी और मैं सीधा बोल दूंगी जाओ जाके एक बार इसको रीड कर लेना, तो तुम नहीं करोगे। तो इसलिए मैं आपको सब कुछ समझा दूंगी, सारी रिएक्शंस बता दूंगी, पर साथ ही साथ कोशिश करना जाके इसको एक बार रिवाइज करने की, ठीक है। चलो भाई, सेकेंडरी सेल मैम ने क्या बताया, एक ऐसा सेल होगा जिसे हम रिचार्ज कर सकते हैं। यस मैम। इसके अलावा क्या बोलते हैं सेकेंडरी सेल को, हम रिचार्ज कर सकते हैं मैम, रिएक्शन बार बार हो रही होगी इसमें। अच्छा, बाकी की कहानी सेम है, ये भी सेम करेगा, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में ही कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो रिचार्जेबल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कौन कौन से एग्जांपल है, 2 एग्जांपल, लेड स्टोरेज बैटरी और एक और आएगा निकल कैडमियम सेल। लेड स्टोरेज बैटरी, ये बैटरी पता है कहाँ यूज होती है, मोटरसाइकिल्स में, व्हीकल्स में, है ना, जो हम गाड़ी वगैरह चलाते हैं ना, उसमें ऐसी बैटरीज यूज होती है। ये देखो ऐसे टाइप की बैटरीज यूज होती है उसमें। उसमें भी 2 रॉड होती है, एक एनोड की एक कैथोड की, ठीक है। एक एनोड की रॉड होती है हमारे पास, एक कैथोड की होती है, और एक एनोड की रॉड बैठी होती है उसमें, ठीक है, लगी होती है। नेगेटिव प्लेट्स जो होती है वो लेड ग्रिड से फिल होती है, स्पॉन्जी लेड उसमें भरा जाता है, जो नेगेटिव प्लेट्स होती है उसमें, ठीक है। पॉजिटिव प्लेट्स को लेड ग्रिड्स फिल्ड विद लेड ऑक्साइड से फिल किया जाता है, और साथ ही साथ इसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है 38% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन। इसमें थोड़ा सा एसिड भी ऐड होता है, पर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट में नहीं होता, थोड़ा डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, और वो होता है 38% ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो 38% इसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी मिला होता है। तो इस तरीके से इसका पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक पॉजिटिव रॉड होती है, एक नेगेटिव रॉड होती है। जो हमारी नेगेटिव रॉड होती है उसे लेड स्पॉन्ज से फिल किया जाता है, ठीक है, और जो हमारी पॉजिटिव रॉड होती है उसे लेड की ऑक्साइड से फिल किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे 38% सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज होता है, याद रखना। अच्छा, अब इस रिएक्शन को बड़े ध्यान से समझना। ये देखो, ये रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन देखना एक बार इसकी रिएक्शन पे गौर फरमाए। इसमें भी एनोड और कैथोड होता है। एनोड इसमें लेड का होता है, अभी भी समझा, और कैथोड लेड ऑक्साइड का होता है, ठीक है। एक एनोड है, एक कैथोड है। एनोड किसका है, लेड का, कैथोड किसका है, लेड ऑक्साइड का। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, कोई बड़ी बात नहीं है मैम। तो एनोड पे जो लेड 0 पे है, चार्ज अभी 0 है, कन्वर्ट हो जाएगा लेड +2 पे, +2 पे, 0 से +2 क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे लेड ऑक्साइड है, यानी कि लेड यहाँ पे किस स्टेट में, प्लस का 2 स्टेट में, 2 में x -4 इज इक्वल टू 0, 4 में +4 में x यहाँ पे, है ना। लेड यहाँ पे +4 के स्टेट में, तो ये आगे जाके देखो लेड आ गया, लेड +2 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि लेड का क्या हो गया, रिडक्शन। तो एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा। ओवरऑल रिएक्शन देखो, लेड जब रिएक्ट कर रहा है लेड ऑक्साइड से, और साथ ही साथ सल्फ्यूरिक एसिड डला हुआ है, तो लेड सल्फेट बन रहा है और वाटर बन रहा है, ठीक है मैम, समझ गए। अब एक बात को समझो, ये एक रिएक्शन लिखी हुई है ना, हाँ मैम, इसी रिएक्शन का बेटा रिवर्स हो रहा होता है भाई। ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। ये देखो, ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। कैसी रिएक्शन होगी मैम, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। आपको कैसे पता मैम, क्योंकि देखो तभी तो हम बोल रहे हैं ये रिचार्जेबल है ना। जब ये आगे को बढ़ रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, फिर बैकवर्ड आ रहा है, फिर उसके बाद ये रिएक्शन हो रही है, तभी तो हम बोलते हैं ये रिचार्जेबल है, इसे हम रिचार्ज कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारी जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड भी मूव कर रही है, ये बैकवर्ड भी मूव कर रही है, तभी ये रिएक्शन होती जा रही है। तो जब आपने रिचार्ज किया, वापस से बैकवर्ड हो जाएगा। आपने इसको जैसे ही रिचार्ज किया, चार्ज किया बेसिकली, तो ये वापस से बैकवर्ड कंडीशन में आगे बढ़ने लग जाएगी, ठीक है, पीछे वाली कंडीशन में जाने लग जाएगी। तो इससे क्या होता जाएगा कि ये एक कंडीशन मेंटेन्ड रहेगी इसमें, और इसीलिए हम बोलते हैं इनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, है ना। दैट इज द रीजन इट कैन बी रीयूज्ड, है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड कम होता जा रहा है पहले, फिर लेड सल्फेट और वाटर बनता जा रहा है, वापस से रिएक्शन आगे बढ़ रही है, रिवर्स हो जा रही है। जैसे आपने रिचार्ज किया, ये रिएक्शन वापस से उधर चली गई, फिर जाके सल्फ्यूरिक एसिड बनने लग गया। तो इस तरीके से ये हमारी जो बैटरीज वगैरह होती हैं ये काम करती हैं, ठीक है। इस तरीके से ये बैटरीज हमारी काम करती हैं, ठीक है। यहाँ तक भी किसी को कोई डाउट तो नहीं है मैम। मुझे नॉर्मल रिएक्शंस भी नहीं लिखनी आती, इसमें क्या करूं, अरे यार ये क्या बात हुई।
हाँ, नॉर्मल रिएक्शन लिखनी नहीं आती, इसमें क्या करूं, ये बड़ी रिएक्शन लग रही है क्या, मैं भी समराइज करूंगी, सब याद हो जाएगा, डोंट वरी, तुम्हें क्लास में ही सब याद हो जाएगा। चलो भाई, नेक्स्ट आते हैं हम सेकेंडरी सेल के निकेल कैडमियम सेल में। निकेल कैडमियम जो सेल होता है, ये अभी आपने मरकरी सेल पढ़ा ना, मरकरी सेल लेड स्टोरेज बैटरी सॉरी पढ़ा, ऑलमोस्ट वैसे ही होता है, बस ये उसका एक अच्छा वर्जन होता है, ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, ठीक है, थोड़ा सा महंगा होता है ये, ठीक है, तो सेम है बाकी चीजें, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल है निकेल कैडमियम सेल, विच हैज लॉन्गर लाइफ देन द लेड स्टोरेज सेल बट मोर एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर। ये ज्यादा चलता है, ये ज्यादा टिकता है ना, अच्छी अच्छी व्हीकल्स, अच्छी अच्छी जगह पे ये वाला सेल यूज किया जाता है, पर ये थोड़ा सा कॉस्ट फ्रेंडली नहीं होता, ये क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, बाकी ये ज्यादा चलता है, ज्यादा टिकता है एज कंपेयर टू क्या, हमारा जो भी हमने अभी अभी निकेल कैडमियम वाला सॉरी लेड स्टोरेज बैटरीज पढ़ी है, ठीक है। ओवरऑल सेल रिएक्शन, आपको इसका कोई मैकेनिज्म नहीं जानना है, पूरा सेल रिएक्शन जानना है केवल, कि कैडमियम जब रिएक्ट करता है, आपके एनसीईआरटी में भी ऐसे लिखा हुआ है कि इसका कोई मैकेनिज्म, कोई फीचर नहीं जानना, बस इतना जानो, कैडमियम जब रिएक्ट करता है NiOH होल थ्राइस से, तो ये बनता है कैडमियम का ऑक्साइड प्लस NiOH होल ट्वाइस, तो निकेल और कैडमियम से ही बस याद रखो, कैडमियम और निकेल, तो निकेल का हाइड्रोक्साइड लेते हो यहाँ पे, कैडमियम और निकेल हाइड्रोक्साइड, तो कैडमियम कन्वर्ट हो जाता है कैडमियम की ऑक्साइड में, ऑक्सीडेशन हो गया, निकेल कन्वर्ट हो जाता है NiOH होल ट्वाइस 2 टाइम्स में, ठीक है, होल थ्राइस से सॉरी होल थ्राइस वहां पे ना, और होल ट्वाइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बन जाता है हमारा निकेल कैडमियम सेल। बाकी सारी कहानी सेम है, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट और दोनों एक शीट से सेपरेटेड भी रहती है, तो ये होता है हमारा निकेल कैडमियम सेल। वापस से मैम क्या होता है, निकेल कैडमियम सेल में निकेल होता है और कैडमियम होता है, ठीक है, तो रिएक्शन कैसे होती है, कैडमियम रिएक्ट करता है NiOH होल थ्राइस से, ट्वाइस नहीं, NiOH होल थ्राइस से, और ये कन्वर्ट हो जाता है कैडमियम ऑक्साइड में, यानी कि कैडमियम का हो गया ऑक्सीडेशन, सारी रिडॉक्स रिएक्शंस ही हैं, और साथ ही साथ कन्वर्ट होता है किसमें, NiOH होल ट्वाइस में, तो ये हमारी रिएक्शन बन के आती है। एक और सेल होता है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल ना ही तो प्राइमरी सेल बोला जाता है, ना ही तो सेकेंडरी, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होता है। ये कैसा सेल होता है, ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, पर ये फ्यूल को कन्वर्ट करता है, फ्यूल एनर्जी को, कंबशन एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, गैल्वेनिक सेल्स दैट कन्वर्ट एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो एक कंबशन एनर्जी जो है उसे कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है ना, तो इसे आप बोलते हो फ्यूल सेल, ये फ्यूल से एनर्जी लेता है और उसे कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, यहाँ पे वाटर वाला रिएक्शन याद रखना, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे याद रखना, वाटर वाली रिएक्शन, तो जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है वाटर से, तो ये कन्वर्ट हो जाता है 4 टाइम्स ऑफ OH माइनस में। अब ऑक्सीजन देखो वही फ्यूल कन्वर्ट कर रहा है ना, फ्यूल से ही रिएक्शन हो रही है इसमें, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है वाटर की, और यहाँ पे बन रहा है OH माइनस, ठीक है। हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है फर्दर एनोड में OH से, तो ये वाटर बन जाता है। ओवरऑल रिएक्शन आपको याद रखनी है कि H2O2 से रिएक्ट करके H2O बना रहा है, H2O2 से रिएक्ट करके H2O बना रहा है, कोई बड़ी रिएक्शन नहीं है, ठीक है। सेल रन्स कंटिन्यूअसली एज लॉन्ग एज द रिएक्टेंट्स आर सप्लाइड, जब तक ये रिएक्टेंट इसको मिलते जाएंगे ना, फ्यूल एनर्जी जब तक मिलती जाएगी, कंबशन एनर्जी जब तक मिलती जाएगी, तब तक हमारा ये वाला सेल काम करेगा। फ्यूल सेल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद एन एफिशिएंसी अबाउट 70%, 70% ज्यादा एफिशिएंसी से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं एज कंपेयर टू जो हमारे थर्मल प्लांट्स वगैरह यूज हो रहे होते हैं, और साथ ही साथ ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होते हैं, तो ये बहुत अच्छी एक रिएक्शन होती है, ठीक है, कंपेयर टू थर्मल प्लांट्स हुज एफिशिएंसी इज अबाउट 40%, 70% ज्यादा एफिशिएंट होते हैं और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, ठीक है। एनोड होता है, कैथोड होता है, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट लगे होते हैं, ऑक्सीजन और वाटर, ये इसका पूरा रोल होता है। ऑक्सीजन को ले रहा है, देखो ऑक्सीजन को ले रहा है, ऑक्सीजन को ले रहा है, और साथ ही साथ H2O को बाहर निकाल रहा है, ऑक्सीजन को ले रहा है, H2O को बाहर निकाल रहा है, और इसी कंबशन एनर्जी से प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, तो ये एक अलग टाइप के सेल होते हैं, नहीं बोलते हो आप फ्यूल सेल। और ये थे हमारे 5 के 5 सेल, ठीक है। यस बेटा, द रिएक्शन इज वेरी कामफुल, ठीक है, डोंट वरी, मैं आपको ये पूरा रिपीट करूंगी, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी पूरा आपको जब चैप्टर समझाने जा रही हूँ, हम पूरा उसके चैप्टर की भी जरूरत नहीं, अभी यहीं पे समझा दूंगी मैं, ठीक है। चलो भाई चलो, तो मेरे ख्याल से यहां तक तो किसी को कोई भी डाउट नहीं आया होगा। करोजन की अगर हम बात करें, करोजन एक नेचुरल प्रोसेस होता है, बचपन से सब पढ़ते आ रहे हैं करोजन के बारे में, जंग लग जाना, है ना, तो करोड हो जाता है, मेटल की पूरी जो क्षमता है उसे खत्म कर देता है ये करोजन, ठीक है। करोजन होता क्यों है, किस वजह से होता है, करोजन हमेशा 2 चीजों के प्रेजेंस में होता है, एक यहाँ पे हमेशा ऑक्सीजन होना चाहिए, साथ ही साथ वाटर, इन दोनों के एक के भी एब्सेंट में करोजन नहीं होता, ठीक है। तो ऑक्सीजन को आप ऐसे भी बोलते हो कि एयर वगैरह होनी चाहिए, और मॉइस्चर होना चाहिए, वाटर या मॉइस्चर होना चाहिए, इसके में से किसी एक की भी एब्सेंस हुई तो करोजन नहीं होता, ठीक है। तो इसमें करोजन होता है क्या, आयरन मेटल या कोई मेटल जो है वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है, करोड हो जाता है, ठीक है, उसकी पूरी शाइन चली जाती है, उसकी पूरी एफिशिएंसी चली जाती है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है हमारा मेटल, ठीक है।
तो एक नेचुरल प्रोसेस होता है जहां पे रिफाइंड मेटल ग्रेजुअली डिटीरियोरेट्स हो जाते हैं, धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं मोर केमिकली स्टेबल फॉर्म में, जैसे कि ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड, है ना, जैसे सिल्वर का सल्फाइड हो जाता है, ब्लैकनेस, ग्रेनेस आ जाती है सिल्वर में, है ना, सिल्वर की शाइनी अपीयरेंस खत्म हो जाती है, आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद, वो करोजन से होता है, ठीक है, तो सल्फाइड्स बन जाते हैं सिल्वर के। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन सराउंडिंग इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट से जिसमें एयर और मॉइस्चर प्रेजेंट है उससे रिएक्शन शुरू हो जाती है किसी मेटल की, तो उसे, और वो रिएक्ट करके और स्टेबल कंपाउंड बना रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोक्साइड बना ले रहे हैं, ऑक्साइड बना ले रहे हैं, और वो हटने का नाम ही नहीं लेता क्योंकि वो भी एक स्टेबल कंपाउंड बन जाता है, तो इस वजह से इसे आप बोलते हो करोजन, ठीक है। नाउ करोजन में होता क्या है, जो फेरस आयंस होते हैं वो फर्दर ऑक्सीडाइज होते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में टू फेरिक आयंस, फेरस आयन फेरिक आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच कम आउट एज अ रस्ट, उसी से बनता है बेटा रस्ट। कोई बोले रस्ट क्या है तो बोलना फेरस आयन फेरिक आयन में कन्वर्ट होता है, फेरस जो आयंस है वो कन्वर्ट हो रहे हैं फेरिक में, Fe+3 में, तो इस वजह से ये रस्ट लग रही है, इसी को बोलते हो आप रस्ट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये होता है Fe2O3.XH2O, Fe2O3 डॉट समथिंग H2O बन जाता है, ये जो बन के आता है यही रस्ट के फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। मतलब बेसिकली जो आयरन मेटल है उसके साथ देखो क्या हुआ, ऑक्सीजन और मॉइस्चर ने रिएक्ट कर लिया और एक स्टेबल हाइड्रेट बना लिया Fe2O3.XH2O, और ये हाइड्रेट हटने का नाम नहीं लेता, खराब हो जाता है मेटल इस वजह से, एंड विद फर्दर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो बेसिकली रिएक्शन में क्या होता है, एनोड पे आयरन जो होता है वो Iron+2 में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीजन जो है वो कन्वर्ट होता है वाटर में H+ के साथ रिएक्ट करके जो एटमॉस्फेयर में, ठीक है, आयरन ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और साथ ही साथ वाटर में जो एसिड H+ प्रेजेंट है वो रिएक्ट करता है, ये Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड इसी तरीके से आगे रिएक्शन बनेगी और ये Fe2O3.XH2 में हो जाते हैं। अच्छा, अब क्योंकि मैम ने बोला ये बचपन का टॉपिक है ना, ऐसे रिएक्ट करता है, करोजन हो जाता है, करोड मेटल हो जाता है, तो बचपन का टॉपिक है भाई, बचपन का टॉपिक है। हाँ बेटा, कोई कह रहा है करोजन और रस्टिंग एक ही है क्या, रस्टिंग करोजन का एक पार्ट है, जैसे करोजन क्या होता है, सिल्वर में भी करोजन हो सकता है, आयरन में भी करोजन हो सकता है, तो जो स्पेसिफिकली आयरन में हो रहा है उसको नाम दे रहे हो रस्टिंग, ठीक है। रस्टिंग करोजन बात क्या है, देखो रस्टिंग करोजन का एक पार्ट है, जैसे आयरन में अगर रस्ट हो रही है, आयरन में सॉरी अगर क्या कहते हैं करोजन हो रहा है तो उसका नाम दे दिया रस्टिंग, है ना। बाकी करोजन सिल्वर में भी होता है, सिल्वर की अपीयरेंस चली जाती है ना, किसी भी मेटल में होता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या हम इसको बचा सकते हैं, रस्टिंग को बचा सकते हैं स्पेसिफिकली, या करोजन को बचा सकते हैं, क्या मेथड होते हैं भाई, हमारे बच्चे बता दो, हमारे बच्चे बता दे क्या मेथड हो सकते हैं, क्या मेथड है जिससे हम बचा सकते हैं एक मेटल को करोजन लगने से या रस्ट लगने से, बताओ 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 बताओ, मैं वेट कर रही हूं, ठीक है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन, वेरी गुड वेरी गुड, पेंट कर देते हैं, परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, पेंटिंग कर देते हैं, गैल्वेनाइजिंग कर देते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं कई बार, वेरी गुड, ग्रीसिंग कर देते हैं, वेरी गुड। तो बस यही है रस्टिंग के ऐसे तरीके जिससे हम इसको बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीके हमेशा याद रखना कि भाई पेंट कर दो, है ना, पेंट चढ़ा दो ऊपर से तो एक लेयर बन जाएगी, लेयर बन जाएगी तो वो जो मॉइस्चर और वाटर सॉरी ऑक्सीजन है वो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, अंदर मेटल तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला प्रोसेस होता है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला प्रोसेस होता है, परत चढ़ जाना, जैसे कि सिल्वर के ऊपर कोई आपने लेयर चढ़ा दी, है ना, लेट्स से किसी नॉर्मल मेटल के ऊपर आपने गोल्ड की लेयर चढ़वा दी, है ना, इस तरीके से लेयरिंग करवा देना, पेंटिंग करवा देना, वेरी गुड, ऑयलिंग करवाना, ग्रीसिंग करवाना, अलॉयज का यूज करके, है ना, अलॉयज वगैरह लगा सकते हो, है ना, कोई ऐसा मेटल लगा दो जो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, है ना, तो ये काम भी कर सकते हो, ग्रीसिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग, प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग। चलो भाई आगे बढ़ जाए, आज का नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट रिकैप ले लिया जाए। ये बेटा बैटरी और सेल था, मैं इसको पूरा वापस से रिवाइज करवाऊंगी आपको, डोंट वरी। अभी अब हम आते हैं बेटा कंप्लीट रिकैप पे। देखो बहुत सिंपल सी बात है, आप क्लास 12th में आ चुके हो, 11th का एक फेज देख चुके हो, जब आप 10th में थे, 9th में थे, आपको बहुत सारे टीचर्स कहते होंगे कि मैं आपको ये बता दूंगा, ये आने वाला है। वो सही भी कहते थे, वो गलत नहीं थे, क्योंकि देखो 10th का जो सिलेबस होता है इट इज लाइक वो नॉर्मल सिलेबस होता है, बहुत ज्यादा नहीं लिखा होता उसमें कुछ, है ना, बहुत ज्यादा मतलब नहीं लिखा होता, मतलब बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं होता है। बट आप 11th की क्लास में आए, आपने समझा बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आपको इनको पढ़ना है। अब मैं एक बात बताती हूँ, यहाँ पे बच्चा गलती क्या करता है, जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, और मैं खुद आप लोग को भी देखती हूँ ये सब करते हुए, है ना।
यस यस, सुनो सुनो, तो आपको बस मैं एक एडवाइस देना चाहूंगी कि बेटा क्लास 12th में, क्लास 11th में भी मैं ये बात बोलती हूँ कि आप 11th में बच्चा समझता नहीं, वो 10th से आया होता है ना, वो नहीं समझता जल्दी, पर अब आप 11th का एक फेज देख के आए हो तो आप समझोगे। कोशिश करना आप जो भी पढ़ रहे हो आप सिर्फ उसको समझने के लिए पढ़ो, सिर्फ मार्क्स लाने के लिए मत पढ़ना। और ये मैं सिर्फ आपको एज योर सिस्टर, एज योर टीचर, एज योर गाइड, और इतने टाइम तक हमारा साथ है तो आप मेरी बात सुनते भी हो, समझते भी हो, तो मैं बस आपसे यही कह सकती हूँ, कोशिश करना कि आप जो भी पढ़ रहे हो वो समझने के लिए पढ़ो, मन से पढ़ो, आपको रीजन पता होना चाहिए, आपको होना चाहिए अच्छा ये हो रहा है, अच्छा यहाँ हो रहा है, हमें क्या लिखना है। अगर आपको कुछ याद भी करना है तो उस याद करने के पीछे लॉजिक ये होगा कि अच्छा ये चीज ऐसे ही होती है, ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। पढ़ो तो सिर्फ समझने के लिए पढ़ो, सिर्फ मार्क्स लाने के लिए मत पढ़ो, बस ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ मैं ये आपसे, है ना। आप आगे बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं बहुत सारे बच्चे, बहुत चीजें होती हैं, कभी अपने आप से निराश मत हुआ करो। मार्क्स देखो, मार्क्स आपके आएंगे, मार्क्स आपके आ जाएंगे अगर आपने ये वाला, अच्छा एक और चीज, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तुमने अगर समझ लिया टॉपिक, आपने समझा कि वो जो भी चीज हो रही है वो क्यों हो रही है, चाहे वो फिजिक्स हो, साइंस, साइंस है यार, सब समझोगे तुम, सब समझ में आएगा तुमको, है ना, तो मार्क्स अपने आप आएंगे। साइंस की ये बहुत खासियत है, तुम समझोगे ना तुम्हारे मार्क्स अपने आप आएंगे। और मार्क्स कौन लाता है, मार्क्स के लिए कौन पढ़ता है, सोचो। मार्क्स लाने का रीजन क्या होता है, तुम्हारे मार्क्स लाने का रीजन क्या है। मार्क्स तो भाई मैटर तो करते हैं, चलो मैम कुछ भी बोल लो आप, ठीक है करते हैं, पर मार्क्स का रीजन क्या होता है। देखो मार्क्स का मुझे तो ऐसा लगता है एक ही रीजन होता है, वो होता है हमारी मम्मी। यस और नो, मार्क्स का रीजन सिर्फ और सिर्फ, नंबर लाने का रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, वो होती है हमारी मम्मियां, है ना। तो हमारे लिए होता है 1-2 नंबर हम ले आए, है ना, उस 1-2 नंबर से हम खुश हो गए कि ठीक है ये वो। फिर कभी कभी लगता है 1-2 नंबर क्या ही है, प्रीति के तो मुझसे ज्यादा आ गए, उसके तो मुझसे ज्यादा आ गए। पर जब घर आके बताते हो मम्मी इतने मार्क्स आए, तो मम्मी को फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले के कितने आए, किसी और के कितने आए, वो खुश हो जाती है। तो वो 1-2 नंबर जो हमारे लिए कुछ नहीं होता, वो उनके लिए अचीवमेंट बन जाता है ना। फिर वो प्राउडली जाके, कई बार ऐसा होता है ना क्लास में जब आप अच्छे मार्क्स लाते हो तो मम्मियां जाके एकदम प्राउडली की, अरे कितना लाया तुम्हारा बच्चा, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं हमारा तो भाई टॉपर है। अच्छा ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जब कम मार्क्स लाओ तब अप्रिशिएट करती हैं, मैंने तो मैक्सिमम मम्मी लोगों को ऐसा भी देखा है कि बच्चा भले ही कितने भी कम मार्क्स लाए वो तब भी बोल रही होती है कि अरे नहीं वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसका दिमाग बहुत तेज है, वो बहुत टॉपर है ना। तो मार्क्स हम लाते हैं ताकि हमारी मम्मियां खुश हो, क्योंकि हमारे लिए जो छोटे मोटे नंबर है वो उनके लिए अचीवमेंट बन जाती है ना। पर सच ये होता है कि खैर हम मार्क्स अच्छे लाए चाहे ना लाए, वो हमेशा हमारे साथ ही होती है और खुश भी होती है, ये भी बात सही है, ठीक है। और ये बहुत गहरी बात है, आप समझो इस बात को कि हम कम मार्क्स लाते हैं तो हमारी मम्मियां ताली बजाती है, हमें लगता है क्या मम्मी क्या शोर पीट रही हो आप हर जगह, है ना। हम अच्छे मार्क्स ले आते हैं, हमारी मम्मी हर जगह गा रही होती है एकदम कि अरे मेरा बेटा मेरा बेटी ये नंबर लाया है। और हम कई बार उनसे बोल देते हैं कि क्या यार आप भी जा जाके बताने लगते हो, ऐसा तो कुछ खास नहीं तीर मारा है मैंने। बट ठीक है यार, बहुत बड़ी बात होती है कि हमारी छोटी छोटी अचीवमेंट को कोई सेलिब्रेट कर रहा है, उन्हें अपनी अचीवमेंट मान रहा है। और सिर्फ मार्क्स नहीं, किसी भी जिंदगी के भी फेज में आप होते हो, वो हमेशा होती है ना। बहुत लोग के नसीब में नहीं होती हैं चीजें, है ना। बहुत लोग होते हैं कि अचीवमेंट बड़ी है पर शायद वो सामने इंसान नहीं है जो ताली बजाने वाला हो। तो मतलब हमेशा अपनी मम्मी लोगों का, इन शॉर्ट मतलब अब यहाँ से बात घूम घूम के यहाँ पे आ गई है तो बोल दूं, अप्रिशिएट ईच एंड एवरीथिंग जो भी वो कर रही हैं, मेक श्योर उन्हें खुश रखो, हमेशा खुश रखो। और यस यस, इट इज व्हाट इट इज, है ना। हाँ ये बात घूम घूम के पूरा एकदम वहां सेपरेट हो गई तो ठीक है, अच्छी बात है, अब हो ही गई तो हो गई। और आई रिमेम्बर, हाँ एग्जैक्टली, मदर्स डे भी आ रहा है ना, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ओके ओके ओके, ये पूरी घूम के स्ट्रैटेजिकली मम्मी पे बात आ गई है। तो हैप्पी मदर्स डे आप सभी की मम्मियों को भी। एंड मैं आपसे बस एक चीज बोलूं, अगर आप कुछ भी अपनी मम्मी के लिए कर सकते हो तो भले ही बॉटल भरना है, ये करना है, ये सब तो बहुत छोटी बातें हैं जो आई थिंक वो सिर्फ मम्मी के लिए नहीं, वो किसी भी इंसान के लिए कर दिया करो, है ना। वो तो कोई भी हो और आपको लग रहा है नीड है तो करो, लेकिन एक चीज जो अपनी मम्मी के लिए हमेशा करना, वो मैं बताऊं क्या, उन्हें अपने लिए सैक्रिफाइस मत करने देना, कोशिश करना जितना हो पाए। और मैं तुम्हें ये बताऊं, ये बहुत मुश्किल काम है, ये तुम्हें आसान लगेगा, अरे बोल देंगे मम्मी कल से ये मत करना मेरे लिए, नहीं नहीं नहीं, बहुत मुश्किल काम है। आपको पता भी नहीं है वो कितनी जगह पे अपने आप को सैक्रिफाइस कर रही होती है, अपनी डिमांड्स को सैक्रिफाइस कर रही होती है सिर्फ तुम्हारे लिए। और ये सिर्फ मम्मी कर सकती है, लेट मी टेल यू, ये सिर्फ हमारी मम्मी ही कर सकती है, दुनिया का कोई इंसान ना आज है ना कल होगा जो अपने दिल से अपनी इच्छा से कोई अपनी डिमांड को मार रहा होता है कि इस इंसान के साथ अच्छा होना चाहिए यार, इस इंसान के साथ ना ये चीज, इसकी डिमांड पूरी होनी चाहिए, मेरी तो होती रहेगी। तो बस कोशिश करो सैक्रिफाइस जितना हो पाए कम करवाते जाओ, कम कम छोटा छोटा, कि मम्मी कोई बात नहीं आप पहले खाओ, आप पहले ये चीज करो, कोशिश करो उनको सैक्रिफाइस। उन्होंने बहुत किया होगा, सबकी मम्मियां करती हैं, पता है आपको। आप किसी भी फैमिली से हो, कितने भी कैसे भी कहीं भी हो, बट वो हर जगह सैक्रिफाइस करती हैं। हमें तो हम हंसते हंसते कहते थे मम्मी आपने पापा से डांट पड़वाई, सच ये
90% वो अपनी जी जान लगा देती है कि तुम्हें डांटना पड़े। 90% हम तो मीम बना देते हैं, बट सच यही होता है ना। सो यस, सच तो यही होता है ना। अब इन बिटवीन द व्हाट अबाउट हर लेक्चर्स? अरे यार, आज तुम्हें जो उनके लेक्चर्स लग रहे हैं ना बेटा, वो जो लेक्चर्स है ना, एक टाइम आएगा जब तुम सिर्फ बैठोगे और उनके लेक्चर्स सोचोगे, और उस समय तुम हमेशा बोलोगे कि यार अगर वो लेक्चर्स नहीं होते तो क्या मैं आज वो होता जो भी मैं हूं, चाहे आप कहीं भी हो, कैसे भी हो। वो जो उनके लेक्चर्स है ना बेटा, उससे अच्छे दुनिया के कोई लेक्चर नहीं होते, मैं तुम्हें बता दूं, ठीक है। उससे अच्छे दुनिया के कोई लेक्चर नहीं होते हैं, ठीक है। तो यस, इट इज व्हाट इट इज। तो मम्मी लोगों को थोड़ा मदर्स डे वाली बात आ गई, तो अब ये सब बातें जब हो ही गई हैं, ये सब बातें जब हो ही गई हैं, तो हमें ये चीज याद रखनी है कि भाई सिंपल सा एक ही रूल है, जितना हो पाए मम्मी को सैक्रिफाइस करने से रोका करो, ठीक है। उनको तो आदत है, उन्हें तो पता नहीं है, बट तुम्हें तो पता है ना, तुम तो पढ़े लिखे इंसान वैसे वाले हो ना कि हम तो बहुत जेंजी हैं, है ना। तो तुम उन्हें समझाया करो कि नहीं, आप मम्मी अपने बारे में भी सोचो, ठीक है। सो यस, चलो भाई, अब मैं एक बार रिकैप कर दूं पूरा फटाफट से, क्विक रिकैप। कौन कौन कहता है रिकैप के लिए रेडी है? 25 मिनट, 20-25 मिनट लगेंगे, बताओ 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 फटाफट से रिकैप रिकैप रिकैप। अरे यार क्या बात है। तो देखो हमारे चैप्टर्स तो खत्म हो गए, चैप्टर्स दो खत्म हो गए हमारे, ठीक है। तो एक चैप्टर खत्म हो चुका है, दूसरा चैप्टर भी खत्म हो गया ऑलमोस्ट। अब हम बात करते हैं भाई, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ने मैम सर की बैंड बजा दी, दही बना दिया। क्या आप इसको रिकैप करवा सकते हो? हमें तो याद ही नहीं है, हम तो ऐसे ची को उठा के समझ रहे शी ही है, हमें तो शी से ज्यादा लगाव है, हमें ऐसे ची नहीं समझना है। नहीं नहीं, तुम्हें समझना पड़ेगा। तो हम इसको एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में हमें बताता है, ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप के सेल्स होते हैं, हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप्स होते हैं? अच्छा बेटा, जो मैं यहाँ पे लिखूंगी ना, इसको आप पूरा लिखते रहना, मतलब सॉरी, लिखते रहना नहीं, ये जो आप मैं लिखने वाली हूँ ये दो स्लाइड्स, क्लास के बाद देखना, इन स्लाइड्स में जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे अभी लिखना लिख लो, पर क्लास के बाद भी इसको देखना, ठीक है। तो भाई दो टाइप के हमारे पास सेल्स होते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? एक होता है हमारे पास कौन सा सेल? इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एक होता है हमारे पास गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल को ही हम बोलते हैं वोल्टेइक सेल। इसका एक एग्जांपल होता है हमारे पास कौन सा सेल? डैनियल सेल। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हमने एग्जांपल से याद किया था पानी, और गैल्वेनिक सेल को याद किया था घड़ी, है ना। ये हमने याद किया था पानी, ये हमने याद किया था घड़ी, ठीक है। पानी की बात करें या इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करें, क्या करता है मैम? ये कन्वर्ट करता है पानी में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी देते हो, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। वहीं जब हम गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं तो घड़ी केमिकल प्रेजेंट है, केमिकल एनर्जी प्रेजेंट है, सॉरी केमिकल प्रेजेंट है, तो भाई ये करता है केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। ये हमारी रिएक्शन होती है, ठीक है मैम। ये हमारे दोनों टाइप के सेल्स होते हैं। फिर उसका एक एग्जांपल होता है डैनियल सेल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है। अच्छा, बाकी तो आप डिफरेंस जानते ही हो। जो हमारा क्या कहते हैं, कौन सा सेल है ये? गैल्वेनिक सेल जो है, इसमें कैथोड पॉजिटिव बोला जाता है, एनोड नेगेटिव बोला जाता है। ये चीज हमें याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। बाकी इसके अलावा, अच्छा इसके अलावा एक और चीज होती है कि जो हमारी गैल्वेनिक सेल की रिएक्शंस होती है वो खुद से हो रही होती हैं, हमें रिएक्शन में कुछ नहीं करना होता। वो शुरुआत इनिशियली वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है ना। इनिशियली क्या मतलब? अगर रिचार्ज नहीं होनी तो वो स्पॉन्टेनियस ही है। वहीं जब आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करते हो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। अब हम बात करते हैं भाई नेक्स्ट अपने सेल नोटेशन की। सेल को नोटेट कैसे किया जाता है या सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो मैम ने आपको सिंपल ट्रिक बताई, ए बी सी, ए बी सी। सबसे पहले आप एनोड को लिखिए, फिर उसके बाद आप ब्रिज बनाइए, और फिर उसके बाद आप कैथोड को लिखिए। ये हमारा सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है, ए बी सी। तो अगर मुझसे बोला किसी ने डैनियल सेल को रिप्रेजेंट करो, तो मैं बोलूंगी डैनियल सेल। अगर मुझसे किसी ने भी बोल दिया कि भाई डैनियल सेल को रिप्रेजेंट करो, है ना, तो मैं कैसे बोलूंगी? मैं बोलूंगी डैनियल सेल तो वो वाला सेल होता है जिसमें जिंक और जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट होता है, कॉपर की रॉड और कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट होता है ना। यस मैम। तो उसमें हो क्या रहा होता है? एनोड में क्या होता है? जिंक जो है वो कन्वर्ट होता है जिंक +2 में, है ना। ब्रिज बनाया, और जो कॉपर +2 है वो कन्वर्ट होता है कॉपर में। यहाँ पे जो भी आयंस है वो जितने कॉन्सेंट्रेशन में है वो भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा डैनियल सेल होता है, ये होता है डैनियल सेल, ठीक है।
तो हमने एनोड रिएक्शन लिखी, ब्रिज बनाया, कैथोड की रिएक्शन लिखी, और इस तरीके से हम किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डैनियल सेल याद रखना कैसे बनता है ना, जिंक की रॉड होती है, जिंक का सोल्यूशन होता है, कॉपर की रॉड, कॉपर का सोल्यूशन, फिर जिंक क्या कर रहा होता है, +2 के फॉर्म में नीचे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव कर रहे हैं कॉपर की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट रखना है हमें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, कॉपर में आ रहे हैं, कॉपर जाके पकड़ ले रहा है, +2 है कॉपर, नीचे जाके 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ ले रहा है, तो उसका हो जा रहा है क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, रिडक्शन कर दे रहा है। तो कॉपर वहां जाके, कॉपर की रॉड बड़ी होती जाएगी, मतलब मास में बढ़ती जाएगी, कॉपर जाके चिपक जा रहा है रॉड में, वहीं जिंक जो है मास में कम होता जाएगा क्योंकि उसमें जिंक नीचे आ रहा है। बीच में हम सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं जो इसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है और सेल को कंप्लीट करता है। चलो भाई आगे आते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने पढ़ा है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है मैम, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट, है ना, सही है कि जो भाई हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, एक डिफरेंस होता है किसके बीच का, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट है और जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है इसके बीच का, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, फॉर्मूला क्या होता है, E ऑफ सेल इज इक्वल्स टू E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड, क्योंकि हम ज्यादातर इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन, 25 डिग्री टेम्परेचर, है ना, 1 atm के आसपास प्रेशर, तो इस कंडीशन में जब हम बोलते हैं तो ये बन जाता है E नॉट ऑफ सेल, जो कि होता है E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। अगेन कई लोग इसको E नॉट ऑफ राइट माइनस लेफ्ट बोलते हैं, कई लोग इसको बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू बोलते हैं, तो ये आपको लिख देना है उसी तरीके से, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी मैं सारा आपको करवा दूंगी उसका भी रिवीजन, डोंट वरी बेटा। सेल्स वाला, बैटरीज वाला जो पढ़ा है ना वो भी बताऊंगी मैं आपको, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है मैम। चैप्टर 1 का टेस्ट कब होगा, इस संडे को, इस संडे को आपको टेस्ट पेपर मिल जाएगा चैप्टर 1 का, ठीक है। फिर नेक्स्ट संडे आपको मिल जाएगा ऑल्सो चैप्टर 2 का। ऑल्सो जो सीपीपी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, अभी चैप्टर कल खत्म होगा, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, डाउट सेशन है कल आपका, ठीक है। तो मंडे के आसपास आपको इसकी भी सीपीपी मिल जाएगी, तो पूरे वीक आप इसको भी रिवाइज करते रहना, ठीक है ठीक है। चलो मैम कैसे पता चलेगा एनोड पे मेटल कौन सा है, यही तो बेटा आपको उसमें याद करना होता है, बाकी तो रिएक्शन ही है नॉर्मल कि कौन सा मेटल किस पे, रिएक्शन बस यही है, मैं आपको याद करवा दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। तो संडे को टेस्ट है चैप्टर 1 का, क्वेश्चंस कर लेना उसमें, ठीक है। चलो भाई ये इसका एक फॉर्मूला होता है जो हमें याद रखना है, यस मैम। इसके अलावा हमें ये याद रखना है कि दोनों का हमें लेना है रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और अगर नहीं दिया है किसी का तो फॉर्मूला है रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, बस इन दोनों में माइनस साइन का डिफरेंस होता है, कैसे भी लिख लो है ना, ऐसे लिख लो या तो कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो वही है रिडक्शन पोटेंशियल, बस माइनस साइन का डिफरेंस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं क्या है नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा एक सेकेंड, ये मैंने इधर साइड क्यों लिख दिया पूरा, ये तो हमारा ऐसे चीथा है ना, ये तो हमारा ऐसे चीथा, चलो स्टैंडर्ड का मतलब लिखा रहने दो, स्टैंडर्ड का मतलब लिखा रहने दो, और यहाँ पे इसको लिख लो, चलो इसको भी लिखा रहने दे सकते हो ना, इस पे नोट लगा लो, डायरेक्ट लगा दे रही हूँ मैं नोट, ठीक है। और दोनों का लेना है रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, क्योंकि वो लिखा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं। चलो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करें SHE, ये क्या होता है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एक ऐसा इलेक्ट्रोड कि अगर मुझे कोई हाफ सेल दे दे और बोले चलो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो, तो मुझे पता है उसके लिए तो 2 सेल की जरूरत होती है, एक कैथोड एक एनोड। मान लो मुझे किसी ने बोला ये कैथोड पकड़ो और जाओ जाके इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो, या इसमें कोई भी रिएक्शन करो, कुछ भी, तो मैं कैसे कर पाऊंगी, मुझे तो दूसरे सेल की जरूरत है। तो उस टाइम पे आता है SHE, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऐसे लिख लो, जो अपना SHE होता है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों ही 0 होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसका दोनों ही वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो हम बोलते हैं ये एज अ ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी रिएक्ट कर सकता है, वर्क कर सकता है, एज अ रिडक्शन हाफ सेल भी वर्क कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, तो कभी हमें किसी हाफ सेल इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है तो ये आता है वहां पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैम हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है H+ में भी, और साथ ही साथ H+ जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है H2 में भी, ठीक है। तो ये इसका कन्वर्जन हो रहा होता है। हमेशा याद रखना इसमें प्लैटिनम की रॉड भी लगती है, प्लैटिनम की रॉड यूज होती है, प्लैटिनम ब्लैक डाला जाता है उसमें, प्लैटिनम ब्लैक एब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन दोनों करता है। तो जो हाइड्रोजन के बबल्स बन रहे हैं वो बन रहे होते हैं, और जो प्लैटिनम ब्लैक का काम है वो क्या कर रहा होता है, शीट जो लगी है वो एब्जॉर्प्शन भी कर रहा होता है और सरफेस में भी
एब्जॉर्ब कर रहा होता है, सरफेस में जो एब्जॉर्प्शन होता है उसी को हम एडजॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट एब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन दोनों हो रहा है प्लैटिनम की वजह से, और प्लैटिनम एक इनर्ट रॉड है तो वो रिएक्ट नहीं कर रही होती, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कंटिन्यूअसली H+ में कन्वर्ट हो रहा है और H+ कन्वर्ट होता जा रहा है फर्दर H2 में वापस से, तो यहाँ पे दोनों ही वैल्यूज आ रही होती है और दोनों का ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 होता है। तो हम इसे रेफरेंस मान के किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन। अगर हम बात करें नर्स्ट इक्वेशन की, तो नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? नर्स्ट इक्वेशन के दो फॉर्मूलाज होते हैं हमें। अच्छा, नर्स्ट इक्वेशन होती क्यों है? पहले तो नर्स्ट इक्वेशन का काम होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। अगर मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है और मेरे पास कोई स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है तो मैं वहां पे लगा दूंगी नर्स्ट इक्वेशन। क्या फॉर्मूला होता है मैम नर्स्ट इक्वेशन का? नर्स्ट इक्वेशन होता है हमारे पास E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस फाइनल फॉर्मूला लिख दूं या जो भी आप बोलो 2.303 इंटू R इंटू T अपॉन N इंटू F लॉग बेस 10 प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, पावर आती है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना। हमें जो यूज करना है वो कौन सा यूज करना है? E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग बेस 10 प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ये हमें फॉर्मूला याद रखना है इसका, जो भी आप बोलो दोनों ही याद रखना है, ऐसा नहीं कि एक याद रखना है, क्योंकि कई बार वो हमसे न्यूमेरिकल भले ही ना पूछे, हो सकता है वो इस वाले फॉर्मूले से न्यूमेरिकल ना पूछे, पर कई बार वो रिएक्शन में पूछ लेता है चीजें, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि हमें याद नहीं करना, ठीक है, ये भी हमें याद करना है। ये दो फॉर्मूला नर्स्ट इक्वेशन के होते हैं। अच्छा, एक और चीज, एन की वैल्यू क्या है? हर एक वैल्यू याद रखना है ना। E नॉट ऑफ सेल तो समझ गए, कैथोड माइनस एनोड। R क्या है? गैस कांस्टेंट 8.314 वाली वैल्यू। टेम्परेचर है यहाँ पे, ठीक है। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी कि N की वैल्यू कैसे निकलती है? दो रिएक्शन है उसमें जो N कॉमन आएगा हमेशा याद रखना, कैंसिल आउट होता है ना, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन या लॉस्ट हो रहे हैं ये होता है N। F होता है फैराडे कांस्टेंट, या तो 46,500 इसकी वैल्यू रखी जाती है ना, या तो फिर 487 वाली भी एक वैल्यू रख ली जाती है, चाहो तो वो याद कर सकते हो, ठीक है। या तो 96,500 याद रखना, या तो फिर 96,487 इसकी एक वैल्यू होती है, 485 लिखी रहती है कई जगह पे, ठीक है। और ये इसकी वैल्यू है जब हमने इसमें कुछ ओवरऑल क्या बोलते हैं इसको, टेम्परेचर रख दिया 25 डिग्री, R की वैल्यू रख दी, F की वैल्यू रख दी। जब इतनी वैल्यू हमने पुट कर दी, जब ये वाली वैल्यूज हमने रख दी, तब जाके हमें ये वाला फॉर्मूला मिल जाता है। बाकी लॉग मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, लॉग जरूर अच्छे से पढ़ लेना, उसी के हिसाब से इसके क्वेश्चन लगते हैं। पहले बताओ इस पेज में किसी को कोई दिक्कत समस्या? पीराबलम बताओ 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 बताओ, कोई दिक्कत समस्या? पीराबलम 96,500 रख सकते हो, 96,487 होता है मेन वैल्यू इसकी, 96,485 लिखी रहती है कई जगह पे। वैसे आपको कई बार गिवन भी रहता है कि आपको क्या रखना है ना। एग्जैक्ट अगर बेटा आंसर निकालो तो 96,487 रखना है ना। चलो भाई, पहले मुझे बताओ यहाँ पे किसी को कोई डाउट? यहाँ पे किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई भी डाउट? पहले पेज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट हो गया, यस। चलो भाई, वेरी गुड वेरी गुड। मेरे ख्याल से यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है। कितने बजे से टेस्ट होगा? कितने मार्क्स का होगा बैच में? अच्छा, टेस्ट के बारे में तुम लोग बहुत सीरियस हो रहे हो, क्या बात है? कोई खबर मिल गई क्या? सबको पता है ना टेस्ट से क्या होने वाला है? टेस्ट का रिवॉर्ड पता है ना सबको? टेस्ट का रिवॉर्ड पता है ना सबको? अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हो टेस्ट में, क्लास में भी आ रहे हो रेगुलर, अच्छी खासी अटेंडेंस है तुम्हारी, है ना, मतलब इन शॉर्ट अगर आप टेस्ट में अच्छे मार्क्स ला रहे हो, जो टेस्ट आपको प्रारंभ बैच में मिल रहे हैं, तो उससे क्या होगा? तुमको पराक्रम में आने का मौका मिलेगा, है ना। आप एक कैंडिडेट बन सकते हो पराक्रम के। पराक्रम के बारे में सबको पता है ना, पराक्रम क्या है? सबको पता चल गया अभी तक पराक्रम क्या है? बहुत तुम लोग उत्सुक थे जानने के लिए, तो आई गेस अभी तक पता चल गया होगा पराक्रम क्या है। पराक्रम एक सेलिब्रेशन है, एक रिवॉर्ड है आपके लिए, जो आप टेस्ट में मार्क्स ला रहे हो, आप अच्छे नंबर ला रहे हो, तो आपको लग रहा होगा यार अच्छे नंबर आ रहे हैं, पर क्या फायदा, क्या लेना देना? लेना देना बहुत कुछ है। हम आपसे मिलेंगे, हम कोई जगह एक्सप्लोर करेंगे साथ मिलके, हम बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे, साथ में टाइम स्पेंड भी करने वाले हैं। तो वो पराक्रम जो है वो एक बहुत ही, और हर बार पराक्रम में बहुत कुछ नया, बहुत कुछ अच्छा होगा। तो बियॉन्ड योर बुक्स आप बहुत कुछ सीखोगे पराक्रम में। तो टेस्ट वेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना, टेस्ट मिल जाएगा आपको, इसी संडे को मिल जाएगा आपको केमिस्ट्री का टेस्ट, ठीक है। सो यस, चलो, हाँ वही मैं सोच रही हूँ, टेस्ट में आज बड़े ज्यादा एकदम टेस्ट चल रहा है, क्या हो गया इतना टेस्ट देनी? बच्चा बोल रहा है टेस्ट देना है हमको मुझे अभी समझ में आया। अच्छा, मुझे अभी समझ में आया, यू आर वेरी चालाक ब्रो। हाँ चलो, तो मेरे ख्याल से ये वाला टॉपिक सबको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें नेक्स्ट आता है हमारे पास गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी हमारा यूजफुल वर्क डन नेगेटिव से जो निकलता है। गिब्स एनर्जी क्या होता है? ये बताता है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो जो गिब्स एनर्जी होता है,
डेल्टा निकलता है पहले तो, चेंज ऑफ गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी नहीं, ठीक है। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस का एन इंटू एफ इंटू ई नॉट ऑफ सेल, अगर ये सब नॉट वाली कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है गिब्स एनर्जी का, ठीक है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आई, अगर डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव आ गया, तो इसको आप बोलते हो कि रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ना। पॉजिटिव आ गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। डेल्टा जी का एक और फॉर्मूला होता है माइनस का आर इंटू टी, बल्कि आप पूरा ही लिख लो 2.303 इंटू आर इंटू टी, है ना, लॉग केसी। ये एक डेल्टा जी का फॉर्मूला ये भी होता है, तो दोनों ही फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। लॉग केसी लिखा है इसलिए 2.303 लगाया है, लॉग बेस 10 लगाया है ना। लॉग बेस ई होता तो 2.303 बुक में नहीं लिखता है, पर आपको लॉग बेस 10 की ही वैल्यू याद है, तो आपको बेटा ये चीज लिखनी है। कंडक्टर्स की अगर हम बात करें भाई, कंडक्टर्स हमारे क्या होते हैं, विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंडक्टर्स, ठीक है मैम। अब कंडक्टर्स में हमें सबसे ज्यादा जो पढ़ना होता है वो उसके फॉर्मुलाज होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि रेजिस्टेंस का फॉर्मुला सबको पता है, मैं कंडक्टेंस से शुरू करती हूँ, ठीक है। तो जो कंडक्टेंस होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस, है ना। फिर एक कप्पा की वैल्यू होती है कंडक्टिविटी, ये क्या होती है, ये होती है सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस, है ना, इनटू कंडक्टेंस। सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेल कांस्टेंट को बल्कि जी नॉट से डिनोट करते हो आप, ठीक है। तो पहले एक सेकंड इसको हटाओ, हाँ। तो सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेल कांस्टेंट जैसे आप डिनोट करते हो जी नॉट से, ठीक है। ये होता है लेंथ अपॉन एरिया, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। उसके बाद लैम्डा एम निकला जाता है, लैम्डा एम क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, मोलर कंडक्टिविटी, है ना, इस तरीके से निकलता है। और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बना लेना इसी से, है ना। 1 अपॉन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस होता है R इक्वल्स टू रो L बाई A, तो R इंटू A अपॉन L, ये रो का फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। इस तरीके से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ जाएगा। कंडक्टेंस इसका जस्ट ऑपोजिट होता है ना। तो रो इंटू L अपॉन A का उल्टा कर दो, A अपॉन L इंटू रो, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है कंडक्टेंस का। रो को आप बोलते हो, रो इनवर्स को आप बोलते हो कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन जाता है। तो ये हमारी कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस में मेन बहुत सारे फॉर्मुलाज याद रखने होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुलरोश लॉ। कुलरोश लॉ भाई हमें क्या बताता है, कुलरोश लॉ पहले तो यूज होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वगैरह बात बताता है इन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, दोनों का ग्राफ याद होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ऐसा सा होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ इस तरीके से होता है, यहाँ पे अंडर रूट सी होता है ना, ऊपर मोलर कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। और जहां ये मैच कर जाए वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाती है। तो कुलरोश लॉ एक लॉ है, लॉ ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस जो आप पढ़ते हो, है ना, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस जिसमें हो रहा होता है। कुलरोश लॉ होता क्या है, लैम्डा एम इंफिनिटी अगर मुझे किसी भी कैटायन के लिए किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालनी है, तो वो बराबर हो जाता है लैम्डा एम इंफिनिटी उसके कैटायंस प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ उसके एनायंस, ठीक है। ये होता है लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ इट्स कैटायंस एंड लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ इट्स एनायन। फिर हमने और भी बहुत सारी बातें पढ़ी थी यहाँ पे, है ना, हमने और भी बातें पढ़ी थी, जैसे कि पढ़ा था हमने कि अगर बेटा हमने कभी किसी में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं या कम करते हैं, जो भी बोलो, कॉन्सेंट्रेशन कम करते हैं तो उसके साथ साथ क्या होता है, ये सब रिवाइज करो। कॉन्सेंट्रेशन अगर आप कम करोगे तो इसका मतलब आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, है ना, मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, डाइल्यूशन या वॉल्यूम जो भी बोल लो, ये बढ़ा रहे हो, मतलब आप कंडक्टेंस बढ़ा रहे हो, कंडक्टेंस बढ़ा रहे हो, मतलब आप कंडक्टिविटी घटा रहे हो, कंडक्टिविटी घटा रहे हो, मतलब आप मोलर कंडक्टिविटी बढ़ा रहे हो। तो ये पूरा रिलेशन होता है, ये पूरा एक रिलेशन होता है, इसे भी आप याद रखना, ठीक है। ये पूरा एक हमारे पास रिलेशन होता है और इसी के बेसिस पे ये ग्राफ्स बनते हैं, है ना। कॉन्सेंट्रेशन कम किया, डाइल्यूशन बढ़ाया, तो कंडक्टेंस बढ़ा, कंडक्टिविटी घटी, तो कॉन्सेंट्रेशन कंडक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और कॉन्सेंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है। फिर उसके बाद फेराडे जी आए, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बोला भाई तुम जो इतनी बातें करो ना, मैं तुम्हें बताऊंगा, यहाँ पे लिख दूं, फेराडेज जी ने बताया क्वांटिटेटिव एनालिसिस दिया इलेक्ट्रोलिसिस का, कि जो आप इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हो इसको कैलकुलेशंस में कैसे पढ़ोगे, इसकी कैलकुलेशंस कैसे होती, क्वांटिटेटिव तरीका क्या है, ये हमें फेराडे जी के लॉ से पता चला। इनके टोटल 2 लॉ थे। पहला लॉ था
फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या बोलता है? M इज इक्वल्स टू जेड आई टी. कौन आई टी? जेड आई टी. कौन आई टी? जेड आई टी. जेड होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. इसका फॉर्मूला क्या होता है? Z इज इक्वल्स टू, दूसरे कलर से लिख देती हूं मैं इसको, इसका फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल्स टू E अपॉन F. ठीक है, E क्या होता है? इक्विवेलेंट मास. ये होता है मोलर मास अपॉन N की जो वैल्यू होती है. एंड अगर मैं पूरा ओवरऑल फॉर्मूले में पुट करना चाहूं तो मैं वो भी पुट कर सकती हूँ. सबको पुट कर दो तो क्या बनेगा? बन जाएगा M इज इक्वल्स टू, Z हो गया मोलर मास अपॉन N इंटू F इंटू I इंटू T, वेयर T इज टाइम यहाँ पे. ठीक है, एंड I इज करंट. ठीक है, फैराडे जी का एक और लॉ होता है, दूसरा लॉ भी होता है. दूसरा लॉ क्या होता है? M1 अपॉन M2 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E2. ये होता है फैराडे जी का सेकंड लॉ. जब आप सीरीज में कनेक्ट कर देते हो, सीरीज में कनेक्ट कर देते हो यानी कि करंट सेम कर देते हो सेम टाइम पे, तो उस टाइम पे ये फॉर्मूला निकल के आता है. ठीक है, यहां तक भी कोई डाउट नहीं है? जेड आई टी हो गया. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहां तक भी किसी को कोई डाउट नहीं है? स्पेलिंग मिस्टेक किसकी कर दी भाई? कर लेना यार, सही कर लेना, सही कर लेना. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत तो नहीं है? स्पॉन्टेनियस बता दिया. साफ नहीं दिख रहा है, धुंधला धुंधला दिख रहा है, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? होना तो नहीं चाहिए यार. चलो मैं एक बार और फोकस ले लेती हूँ. कैमरामैन फोकस करो. ठीक है, चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. टेस्ट की कोई टाइम लिमिट भी होती है क्या मैम? नहीं बेटा, नहीं, नहीं, आप टेस्ट दे सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, कल मिल जाएगा आपको. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और कोई दिक्कत तो नहीं है? डेरिवेशंस नहीं बेटा, नहीं, 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 डेरिवेशंस नहीं आएंगी, डेरिवेशंस नहीं आएंगी, टेंशन मत लो. डेरिवेशंस नहीं आएंगी, टेंशन मत लो. बैटरीज तो अभी अभी पढ़ाया, बताओ कोई दिक्कत? पढ़ा दूं एक बार बैटरीज, एक बार और बता दूं, बताओ किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई भी दिक्कत? इन द चैट बॉक्स क्लियर लिख दो अगर दिक्कत नहीं है तो. जल्दी से क्लियर आना चाहिए. पक्का पक्का क्लियर, क्लियर पक्का वाला क्लियर है ना? चलो, वेरी गुड, वेरी गुड. यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, सब कुछ हो गया होगा क्लियर. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एमसीक्यू वाला ही होगा. यस बेटा, यस 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 यस, एमसीक्यू वाला ही होगा. चलो भाई, ये भी पढ़ लिया हमने. क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचता है बैटरीज. बैटरीज बता दिया, दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं. एक होता है हमारे पास प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल. एक होता है हमारे पास सेकेंडरी सेल. अगर हम प्राइमरी सेल की बात करें, इसमें भी दो टाइप के सेल हैं और सेकेंडरी सेल में भी दो टाइप के सेल हैं. प्राइमरी सेल में कौन कौन से दो टाइप पढ़े हमने? पहला सेल हमने पढ़ा लेक्लांचे सेल, लेक्लांचे सेल. ठीक है, लेक्लांचे सेल. एंड दूसरा सेल हमने कौन सा पढ़ा? मरकरी सेल, मरकरी सेल. ठीक, वही जब हम बात करें सेकेंडरी सेल के, तो एक हमने पढ़ा लेड स्टोरेज बैटरीज, स्टोरेज बैटरीज. एंड दूसरा हमने पढ़ा निकेल कैडमियम सेल. ठीक, एक और टाइप का सेल होता है, वो होता है फ्यूल सेल. और इसी में एक और टॉपिक होता है करोजन. मतलब बैटरीज में नहीं, पर एक और टॉपिक भी होता है करोजन. करोजन के बारे में आप सब समझ ही चुके हो. अगर मैं बात करूं प्राइमरी सेल के, तो जो हमारे प्राइमरी सेल होते हैं, दे आर नॉन रिचार्जेबल, कैन बी यूज्ड वंस ओनली. वहीं जब आप सेकेंडरी सेल की बात करते हो, दे आर रिचार्जेबल. दोनों में एक ही काम हो रहा होता है, दोनों केमिकल एनर्जी को, ऐसे लिख दूं, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. फ्यूल सेल एक डिफरेंट टाइप का सेल होता है जो कि कंबशन एनर्जी को, कंबशन एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ये ओवरऑल पूरी की पूरी चीजें हैं. यही अगर हम बात करें सेल के बारे में, एक बार वापस से आप बोल रहे हो तो मैं एक रिकैप भी करती हूँ फटाफट से. प्राइमरी सेल में जो लेक्लांचे सेल होता है वो किससे बना होता है? उसमें एनोड और कैथोड होते हैं. एनोड बना होता है जिंक से, यही बस याद करना है इसमें. एनोड जो होता है वो बना होता है जिंक का, और जो कैथोड होता है वो बना होता है मरकरी सॉरी MnO4 का. ठीक है, MnO2 का, MnO2 का. तो जो MnO2 है
उसका क्या होता है, उसका हो जाता है रिडक्शन, MnO2 के फॉर्म में जब है तो Mn में +4 का चार्ज है, वो कन्वर्ट हो जाता है MnOOH में, ठीक है, MnOOH में, जिसमें उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 होता है, यानी कि कम हो जाता है। जिंक जो है वो क्या करता है, वो जिंक +2 में कन्वर्ट हो जाता है। ओवरऑल रिएक्शन लिख दी गई सामने, ठीक है। मरकरी सेल की बात करें तो इसमें एनोड होता है, कैथोड। एनोड बना होता है जिंक अमालगम, मतलब जिंक और मरकरी के साथ, और जो कैथोड होता है वो बना होता है मरकरी ऑक्साइड के साथ, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन देखो, जिंक कन्वर्ट होता है जिंक का क्या होता है, एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होगा +2, और जो मरकरी है वो कन्वर्ट हो जाता है, मरकरी का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, +4 से +2 से कन्वर्ट हो जाता है 0 में, ठीक है, तो इसका हो जाता है रिडक्शन। नेक्स्ट आते हैं हम लेड स्टोरेज बैटरी, ऑफ कोर्स इसमें लेड होगा, तो एनोड पे लेड होता है और कैथोड में होता है लेड का ऑक्साइड, तो वही सेम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है इसमें भी, ठीक है। ये रिचार्जेबल है, मतलब ये रिएक्शन रिवर्स भी जा सकती है। यहाँ पे हमेशा याद रखना सल्फ्यूरिक एसिड होता है 38% कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है। निकल कैडमियम सेल की केवल रिएक्शन आपको याद करनी है, वो भी ओवरऑल रिएक्शन, ये बोलता है कैडमियम है निकल हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड नहीं OH होल थ्राइस, तो कैडमियम कन्वर्ट हो जाता है कैडमियम ऑक्साइड में, देखो ऑक्सीडेशन हो गया, और निकल जो है उसमें रिडक्शन होता है, NiOH होल ट्वाइस में कन्वर्ट हो जाता है। और फ्यूल सेल आपको बता ही दिया, फ्यूल सेल के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, H2 और O2 रिएक्ट करके H2O बनाता है, ये इसकी ओवरऑल रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर का रिवीजन। बेटा 9 मार्क्स का चैप्टर है, कंप्लीट चैप्टर 9 नंबर का है, सबसे ज्यादा वेटेज, मैक्सिमम वेटेज का चैप्टर है ना, बहुत ज्यादा वेटेज का चैप्टर है। अभी तक आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं या पढ़ोगे आगे, पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा वेटेज होता है। ये 2 पेज तुम्हारे लिए एक वो शॉर्टेस्ट नोट्स हैं जो तुम कभी बना नहीं सकते, ठीक है। ये 2 पेज में हर चीज मैंने लिख दी है। अब आई होप आपने फॉर्मूला शीट बनाई होगी, लास्ट में लिखे होंगे फॉर्मूला, हर चीज कर ली होगी। ये 2 पेज में सब कुछ तुम्हें मैम ने समझा दिया। ध्यान से देखना, क्लास के बाद जाके फिर देखना, 1 महीने बाद फिर देखना, 1 हफ्ते बाद भी देखना, 2 हफ्ते बाद, मतलब आप कोशिश किया करो, ये जो 2 पेजेस होते हैं ना, ये मैं आपको गिफ्ट की तरह दे रही हूँ, मैंने तुम्हें बताया भी हुआ है ना, तो ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, इस गिफ्ट को संभाल के रखना है ना, रिवाइज करो इसको बार बार, हर 2 हफ्ते में एक बार तो किसी ना किसी चैप्टर के 2 पेज पढ़ लिया करो, और मैं आपको हर चैप्टर में ये रिकैप दूंगी, तो हर 1 हफ्ते 2 हफ्ता हुआ फटाफट रिवाइज कर लिया कि क्या क्या है इसमें, ठीक है। सो यस, ये है आपका पूरा का पूरा चैप्टर। अब अभी मैं इसका टॉपिक सही करा लूंगी, आज स्टार्ट नहीं हुआ अपना केमिकल काइनेटिक्स, परसों स्टार्ट, मंडे को स्टार्ट होगा। कल इसका डाउट सेशन है, कोशिश करना क्लास में आने के पहले सब कुछ रिवाइज कर लेना, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना कि मतलब आपके पास डाउट्स हो, ठीक है, सब कुछ अच्छे से रिवाइज करके आना, मैम आपको हर एक चीज समझाने वाली है क्लास में, ठीक है। एंड आई होप अब आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी हो गया होगा बहुत अच्छे से क्लियर, ठीक है। तो आई होप हमारे बच्चों को पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वापस से मैं बोल दे रही हूँ, ये 2 पेज बहुत कुछ है आपके लिए, फटाफट से जाना और रिवाइज करना इसको, ठीक है। पूरा देखना क्या क्या मैम ने लिखा है, क्या मतलब है, और जिस भी टॉपिक में लगे यार ये क्या है, वापस उसको पूरी PDF आपके पास है, हर एक को आपको आपके लिए हर एक चीज बहुत डिटेल में कवर कराई गई है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स ऑल अबाउट कंप्लीट रिकैप, दैट्स ऑल अबाउट अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कल हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को साइन ऑफ कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। डाउट सेशन है कल केवल और केवल। वैसे तो डाउट सेशन में मैं आपको ये बातें बताती हूँ, पर क्योंकि इस चैप्टर में ये बैटरीज वाला बहुत छोटा सा टॉपिक था, तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को बालकों को पढ़ा ही दिया जाए पूरा चैप्टर का रिकैप। आई होप आपको अच्छे से आया होगा, रिविजन कर लेना, नोट्स अच्छे से बनाना, फॉर्मूलाज लास्ट में लिख लेना। See you all in the next class. Thank you so much. Bye bye. Take care. Keep studying. Keep learning. Revision करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में। खत्म। टाटा। बाय बाय। फिर मिलेंगे। एंड हैप्पी मदर्स डे सारी मम्मियों को, आप सभी की मम्मियों को। एंड खुश रखो उनको हमेशा, उनके लिए सारा मेहनत करो यार, जिंदगी में बहुत कुछ तुम्हें उनके लिए करना है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, टू ऑल ऑफ योर फ्यूचर्स एंड एवरीथिंग। एंड आप सभी की मम्मी को दिल से, तापुर मैम की तरफ से एंड पूरी नेक्स्ट टॉपर्स की टीम की तरफ से हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू आप सभी की मम्मियों को, उन्होंने इतने प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं हमें दिए हैं, है ना, उन्होंने इतने प्यारे प्यारे बच्चे हमें दिए हैं। सो थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच टू ऑल योर मदर्स। बाय एवरीवन, टेक केयर, कीप स्टडीइंग। चलो भाई, टाटा टाटा टाटा, बाय।